नमस्कार स्टूडेंट। कल हमने प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में दर्पण के प्रकार पढ़े थे। तो हमने दो टाइप के दर्पण पढ़े थे, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण आपने पढ़ लिया था, गोलीय दर्पण भी आपने पढ़ लिया था। अब प्रकाश के स्रोत, तो प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक बिंदु आकार, दूसरा निश्चित आकार। तो बिंदु आकार वे होते हैं, वे स्रोत जिनका आकार, वे स्रोत जिनका आकार बहुत छोटा होता है। और निश्चित आकार वे स्रोत जिनका आकार निश्चित होता है। तो बिंदु आकार में जिनका आकार बहुत छोटा होता है, जैसे पॉइंट साइज एकदम ऐसे, ये हमारा बिंदु स्रोत हो गया। निश्चित आकार में हम कह सकते हैं कि मान लें ऊंचाई की एक वस्तु है जिसका एक निश्चित आकार है, वो निश्चित आकार हो गए। तो अब समतल दर्पण द्वारा हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं। अगर बिंदु स्रोत तो अगर बिंदु आकार की वस्तु समतल दर्पण के सामने हो, तो अगर बिंदु आकार की वस्तु समतल दर्पण के सामने होगी तो उसका किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा वो हम देखते हैं। मान लें कि हमारा एक समतल दर्पण है, यहाँ पे कुछ दूरी पे ये एक वस्तु रखी हुई है जिसका आकार बिंदु आकार है। अभी हम नियम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। अभी केवल समझ लेते हैं कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई। अब जब भी कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण के या दर्पण के पे 90 डिग्री के एंगल पर पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो वो अपने पाथ को पे वापस चली जाती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है, वापस चली जाती है। दूसरा, हम मानते हैं कि यहाँ से एक किरण यहाँ पे आई और ये नॉर्मल हम मान लेते हैं, और ये इस तरह से वापस चली जाएगी। अब इसको एक्सटेंड कर लेते हैं आगे की तरफ, ऐसे ही इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे मीट करेंगी। तो हम देखते हैं कि जो वस्तु का साइज है वो समान है, बिंदु आकार की वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी बिंदु आकार का है। जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी हुई है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से है। तो इसके गुण पढ़ लेते हैं। गुण क्या क्या है? गुण समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण क्या होंगे? सबसे पहले समान आकार,
कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। दूसरी बात, जितनी दूरी, या पहले इससे पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं, समान आकार का होगा, सीधा और आभासी होगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा और आभासी बनेगा। हम दर्पण के सामने देखते हैं, घरों में समतल दर्पण होते हैं, जैसे हम उसमें दिखते हैं, जितना हमारा आकार होता है उतना ही आकार हमारे प्रतिबिंब का होता है, जो हमारी उसमें पिक्चर दिखाई देती है। हम दर्पण से जितनी दूर खड़े होते हैं उतनी दूर हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। अगर हम दर्पण की ओर जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आता है, अगर हम दूर हटते हैं तो प्रतिबिंब भी दूर जाता है। तो दो बातें आपको पता चल गई, समान आकार, सीधा और आभासी। सीधा और आभासी किस लिए? जो उसमें प्रतिबिंब हमारा दिख रहा है वो वास्तविक नहीं होता। अब तीसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से या ऐसे लिखते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितना कि वस्तु की दूरी दर्पण से होती है। अब प्रतिबिंब भी उतनी दूर बनेगा जितनी दर्पण से वस्तु रखी हुई। जैसे ये वस्तु इतनी दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी हमको उतना ही दूरी पर प्राप्त हुआ। दूसरा थर्ड लिख सकते हैं, फोर्थ, पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब है कि जो मेरा बायां है वो दर्पण में दायां दिखेगा, और जो दर्पण का दायां है वो, जो मेरा बायां है वो दर्पण में दायां दिखेगा, और जो मेरा बायां है वो दर्पण में दायां दिखेगा। तो ये पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये पार्श्व, तो ये गुण होते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के। तो कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि समतल द्वारा बने प्रतिबिंब का जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? समान आकार का होता है, सीधा और आभासी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक निश्चित आकार अगर एक निश्चित आकार की वस्तु दर्पण के सामने हो तो गुण तो वही रहेंगे जो अभी हमने पढ़े थे। तो प्रतिबिंब देख लेते हैं कैसा बनता है, कि वही सब गुण है या नहीं है, ये देख लेते हैं। मान लें कि ये एक वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी और ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। यहाँ से हम मान लेते हैं एक किरण ऐसे गई और ये किसी एंगल पे ऐसे चली गई। अब दूसरी एक किरण मान लेते हैं कि यहाँ से जाएगी, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, और एक यहाँ से जाएगी
ऐसे चली जाएगी। तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, इधर इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो जो हमारी प्रतिबिंब है वो हमको यहाँ प्राप्त होगा। तो इतनी ही दूरी ये है और इतनी ही दूरी ये है। तो गुण वही हो गए, समान आकार, आभासी और सीधा दर्पण से उतनी दूरी पर जितना कि वस्तु है और पासर परिवर्तित। तो ये नोट कर लेना। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? आपको कल बताया था कि वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है अवतल दर्पण कहलाते हैं। जैसे अवतल दर्पण को हम इस प्रकार दिखाते हैं। तो ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण। वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो इस तरह से हम उत्तल दर्पण को दिखाते हैं। तो ये हमारे दो प्रकार के दर्पण हो गए, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, और इसको ऐसे दिखाते हैं। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है वो देखते हैं, और ये इम्पोर्टेंट पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान से समझना है, देखना है क्या क्या होता है।
मान लेते हैं इनके बारे में मैं लिखवाऊंगा कल, केवल आज समझा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में लिखवाऊंगा, अभी केवल समझा रहा हूँ। मान लें ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। ये गोले क्यों है? क्योंकि ये एक गोले के ही भाग हैं। ये क्या है? एक गोले के भाग हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण का केंद्र होता है, जो गोलीय दर्पण का केंद्र होता है, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, जिसको हम C से दिखाते हैं। जिसको हम किससे दिखाते हैं? C। तो ये वक्रता केंद्र हो गया, जिसको C अक्षर से हम दिखाते हैं। ठीक है। अब ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है गोलीय दर्पण का। अब परावर्तक पृष्ठ का पृष्ठ, अब वक्रता केंद्र ये हो गया परावर्तक, या तो आप ये कह सकते हैं जो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है उसको ध्रुव कहते हैं, या फिर जो लाइन वक्रता केंद्र से सीधी परावर्तक पृष्ठ से गुजरती है, जो लाइन वक्रता केंद्र से सीधी जो लाइन रेखा कहेंगे, जो रेखा वक्रता केंद्र से सीधा गुजरते हुए परावर्तक पृष्ठ से गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? ये लाइन ऐसे, इसको कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया हमारा? मुख्य अक्ष। ठीक है। दूसरा, मुख्य अक्ष परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे से गुजरता है, मुख्य अक्ष परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से गुजरता है उसे कहते हैं ध्रुव। तो ये पॉइंट हो गया, इसका नाम हो गया ध्रुव। इसको अक्षर P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? P से। तो ये क्या हो गया हमारा? ध्रुव। या आप ऐसा कह सकते हो कि परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ध्रुव कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष। ठीक है। मुख्य अक्ष को और भी तरह से डिफाइन कर सकते हो कि एक सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से सीधा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, जिसे अक्षर R से दिखाते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे अक्षर R से दिखाते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अब परावर्तक वक्रता त्रिज्या। अब क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु से गुजरती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे कहते हैं मुख्य फोकस। तो यहाँ से कोई किरण ऐसे आएगी तो वो यहाँ से एक बिंदु से गुजरेगी जिसका नाम होगा मुख्य फोकस, जिसे F से दिखाते हैं। इसका क्या नाम है? मुख्य फोकस। परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। इसे F से दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे होगा, जिसको हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल F, बड़े F से दिखाते हैं। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? फोकस
दूरी, जिसे अक्सर स्मॉल एफ से दिखाते हैं, छोटे एफ से। तो ये वाली जो दूरी होगी इसको हम क्या किससे दिखाएंगे, स्मॉल एफ छोटे एफ से, और इसका क्या नाम है, फोकस दूरी। तो ये इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो पेपर में यहाँ से पूछी जाती हैं, और इनको आपको ड्रॉ करके देखना है, एक बार बनाना है, और इनके बारे में जो इनकी परिभाषा है वो मैं कल लिखवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।